budget continues our government's efforts to A. Accelerate growth, B. Secure inclusive development, C. Invigorate private sector investments, D. Uplift household sentiments, and E. Enhance spending power of India's rising middle class. मैं 2025-26 के लिए बजट प्रस्तुत करती हूँ। इस वर्ष का बजट यह सरकार के जो प्रयास हैं कि विकास को बढ़ावा देना, समावेशी विकास को बढ़ावा देना, निजी क्षेत्र के निवेश को बढ़ावा देना, जो घरेलू के सहानुभूति है, विश्वास है, उसको बढ़ाना, और साथ ही साथ भारत के जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनकी खर्च शक्ति को बढ़ाना। हम सब मिलकर एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जो कि राष्ट्र को एक बहुत विकास की तरफ ले जाएगा, संपन्नता की तरफ ले जाएगा और विश्व प्रगति ले जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में जैसा कि हम पहला क्वार्टर खत्म करने जा रहे हैं, इसके साथ ही साथ हम विश्व विकास की तरफ जा रहे हैं जहां तक मीडियम टर्म का संबंध है। लेकिन जहां तक विकसित भारत की जो हमारी अपेक्षा है और साथ ही साथ वो काम जो कि हमने अपने सरकार के पहले 2 कार्यों में किया है, वह हमारे इस जो हमारी प्रगति की बात है उसको दर्शाता है। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह सभी प्रमुख वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं के बीच सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पिछले 10 वर्षों में हमारे विकास के ट्रैक रिकॉर्ड और ढांचागत सुधारों ने विश्व का ध्यान हमारी ओर खींचा है। इस अवधि के दौरान भारत की योग्यता और सामर्थ्य में भरोसा बढ़ता गया है। अगले 5 वर्षों को हम सभी क्षेत्रों के संतुलित विकास में तेजी लाते हुए सबका विकास को साकार करने के लिए अद्वितीय अवसर के रूप में देखते हैं। महान तेलुगु कवि और नाटककार गुरुजापा अप्पा राव ने कहा था, अर्थात कोई देश केवल उसकी मिट्टी से नहीं है बल्कि देश उसके लोगों से है। इसके अनुरूप हमारे लिए विकसित भारत में शामिल है गरीबी से मुक्ति, 100% अच्छे स्तर की स्कूली शिक्षा, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच, 100% कुशल कामगार के साथ सार्थक रोजगार, आर्थिक गतिविधियों में 70% महिलाएं और हमारे देश को फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड बनाने वाले किसान। इस बजट में प्रस्तावित विकास उपाय गरीबी, युवा, अन्नदाता और नारी को ध्यान में रखकर 10 व्यापक क्षेत्रों तक फैला हुआ है। कृषि के विकास और उत्पादकता को गति प्रदान करना, ग्रामीण संपन्नता और अनुकूल निर्माण, समावेशी प्रगति के पथ पर सबको साथ लेकर चलना, भारत में विनिर्माण बढ़ाना और मेक इन इंडिया की ओर आगे ले जाना, MSME को सहायता देना, रोजगार द्वारा विकास को समर्थ बनाना, जनता अर्थव्यवस्था और नवाचार में निवेश करना, ऊर्जा आपूर्तियां सुनिश्चित करना, निर्यात को बढ़ावा देना, नवाचार को पोषित करना। विकास की इस यात्रा के लिए हमारे 4 शक्तिशाली इंजन हैं: कृषि, MSME, निवेश और निर्यात। ईंधन है हमारे सुधार, हमारी मार्गदर्शक प्रेरणा है समावेशिता और लक्ष्य है विकसित भारत। इस बजट का उद्देश्य 6 क्षेत्रों में परिवर्तनकारी सुधार करना है। इनसे अगले 5 वर्ष की अवधि के दौरान हमारी विकास क्षमता और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा क्षमता बढ़ेगी। ये क्षेत्र हैं कराधान, विद्युत क्षेत्र, शहरी विकास, खनन, वित्तीय क्षेत्र और विनियामक सुधार। प्रथम इंजन के रूप में कृषि। अब मैं प्रथम इंजन के रूप में कृषि से शुरू करते हुए विशिष्ट प्रस्तावों की ओर बढ़ती हूँ। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, विकासशील कृषि जिला कार्यक्रम। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की सफलता से प्रेरणा लेकर हमारी सरकार राज्यों की भागीदारी से प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का शुभारंभ करेगी।
इस कार्यक्रम में मौजूदा योजनाओं और विशिष्ट उपायों के अभिसरण के माध्यम से कम उत्पादकता, कम फसलों की बुआई और औसत में से कम ऋण मानदंडों वाले 100 जिलों को शामिल किया जाएगा। इसका उद्देश्य संवर्धित कृषि उत्पादकता, 2 फसल विविधता और सतत कृषि पद्धतियों को अपनाना, 3 पंचायत और ब्लॉक स्तर पर फसल कटाई के बाद भंडारण बढ़ाना, 4 सिंचाई की सुविधाओं में सुधार करना और 5 दीर्घ अवधि और लघु अवधि ऋण की उपलब्धता को सुविधाजनक बनाना होगा। इस कार्यक्रम से 1.7 करोड़ किसानों को मदद मिलने की संभावना है। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण। एक व्यापक बहुक्षेत्रीय ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण कार्यक्रम राज्यों की भागीदारी से प्रारंभ किया जाएगा। इससे कौशल, निवेश, प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि में कम रोजगार का समाधान होगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में नई जान आएगी। इसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में प्रचुर मात्रा में अवसर पैदा करना है ताकि प्रवास एक विकल्प ना हो, ना कि अनिवार्यता। यह कार्यक्रम ग्रामीण महिलाओं, युवा किसानों, ग्रामीण युवाओं, उपेक्षित और छोटे किसानों और भूमिहीन परिवारों पर ध्यान केंद्रित करेगा। इसका विवरण अनुलग्नक में दिया गया है। वैश्विक और घरेलू सर्वश्रेष्ठ पद्धतियों को शामिल किया जाएगा और बहुपक्षीय विकास बैंकों से उपयुक्त तकनीकी और वित्तीय सहायता प्राप्त की जाएगी। पहले चरण में 100 विकासशील कृषि जिलों को शामिल किया जाएगा। दलहन में आत्मनिर्भरता। हमारी सरकार खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय खाद्य तिलहन मिशन को कार्यान्वित कर रही है। हमारे किसानों के पास हमारी जरूरतों के लिए और इससे कहीं अधिक उपजाने का सामर्थ्य है। 10 वर्ष पहले हमने ठोस प्रयास किए थे और दलहनों में लगभग आत्मनिर्भरता प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की थी। किसानों ने 50% तक फसल क्षेत्र को बढ़ाकर इसमें सहयोग दिया और सरकार ने खरीद और लाभकारी मूल्यों की व्यवस्था की थी। तब से आय में वृद्धि और बेहतर आर्थिक क्षमता के साथ दलहनों की हमारी खपत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। अब हमारी सरकार तूर, उड़द और मसूर पर विशेष ध्यान के साथ 6 वर्षीय दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन प्रारंभ करेगी। इसका विस्तृत विवरण अनुलग्न ख में दिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों नेफेड और NCCF में पंजीकरण और इनसे करार करने वाले किसानों से अगले 4 वर्षों के दौरान ये एजेंसियां इन 3 दलहनों की उतनी खरीद करने को तैयार रहेंगी जितनी उनके पास लाई जाएंगी। सब्जियों और फलों के लिए व्यापक कार्यक्रम। यह बात उत्साहवर्धक है कि हमारे लोग अपनी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के बारे में भी लगातार जागरूक होते जा रहे हैं। यह समाज के स्वस्थ बनाने की निशानी है। आय के स्तरों को बढ़ाने के साथ सब्जियों, फलों और श्री अन्न का उपयोग अत्यधिक बढ़ रहा है। उत्पादन, प्रभावी आपूर्तियों, प्रसंस्करण और किसानों के लिए लाभकारी मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की भागीदारी से एक व्यापक कार्यक्रम का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यान्वयन के लिए उपयुक्त संस्थानिक तंत्र स्थापित किया जाएगा और किसान उत्पादक संगठनों और सहकारी समितियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। बिहार में मखाना बोर्ड। इसके लिए बिहार के लोगों के पास एक विशेष अवसर है। मखानों का उत्पादन, प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और विपणन में सुधार लाने के लिए बिहार में मखाना बोर्ड स्थापित किया जाएगा। इन कार्यक्रमों में लगे लोगों को FPO में संगठित किया जाएगा। यह बोर्ड मखाना किसानों को पथ प्रदर्शन और प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराएगा और यह सुनिश्चित करने के लिए भी कार्य करेगा कि उन्हें सभी संगत सरकारी योजनाओं के लाभ मिलें।
राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन का कार्यान्वयन किया जाएगा, जिसका उद्देश्य 1 अनुसंधान परिवेश को बढ़ावा देना, 2 उच्च पैदावार, कीट प्रतिरोधी और जलवायु अनुकूलन के गुणों से संपन्न बीजों को लक्षित विकास और प्रचार करना, 3 जुलाई 2024 से जारी किए गए बीजों की 100 से अधिक किस्मों को वाणिज्यिक स्तर पर उपलब्ध कराना होगा। मत्स्य उद्योग। भारत मत्स्य उत्पादन और जलीय कृषि के क्षेत्र में विश्व भर में दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है। समुद्री खाद्य निर्यात का मूल्य 60,000 करोड़ है। समुद्री क्षेत्र की अनुप्रयुक्त संभावनाओं के द्वार खोलने के लिए हमारी सरकार अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप जैसे द्वीपों पर विशेष ध्यान देने के साथ भारतीय विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र और गहरे समुद्र में सतत मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल फ्रेमवर्क लाएगी। कपास उत्पादकता मिशन। कपास उगाने वाले लाखों किसानों के लाभ के लिए कपास उत्पादकता मिशन की घोषणा करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। इस 5 वर्षीय मिशन से कपास कृषि की उत्पादकता और वहनीयता में पर्याप्त सुधार लाने में मदद मिलेगी और कपास की अधिक लंबे रेशे वाली किस्मों को बढ़ावा मिलेगा। किसानों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी की सर्वोत्तम सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। वस्त्र क्षेत्र के लिए हमारे 5F के समेकित विजन के अनुरूप इससे किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी और भारत के परंपरागत वस्त्र क्षेत्र में नई जान फूंकने के लिए गुणवत्तापूर्वक किसान की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित होगी। किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से अधिक ऋण। किसान क्रेडिट कार्ड के सीसी से 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पकालिक ऋणों की सुविधा मिलती है। संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना के अंतर्गत किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लिए जाने वाले ऋणों के लिए ऋण सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दी जाएगी। असम में यूरिया संयंत्र। यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में निष्क्रिय पड़े 3 यूरिया संयंत्रों में उत्पादन पुनः आरंभ किया है। यूरिया की आपूर्ति और अधिक बढ़ाने के लिए नामरूप असम में 12.7 लाख मैट्रिक टन की वार्षिक उत्पादन क्षमता वाला संयंत्र स्थापित किया जाएगा। 1.5 लाख ग्रामीण डाकघर वाले भारतीय डाक को भारतीय डाक पेमेंट बैंक और 2.4 लाख डाक सेवकों के विशाल नेटवर्क की सहायता से ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करने के लिए तैयार किया जाएगा। इसका विवरण अनुलग्न ग में दिया गया है। भारतीय डाक को विशाल सार्वजनिक लॉजिस्टिक संगठन के रूप में बदला जाएगा। इससे विश्वकर्माओं, नए उद्यमियों, महिलाओं, स्व सहायता समूहों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा बड़े कारोबारी संगठनों की बढ़ती आवश्यकताओं की पूर्ति होगी। NCDC को सहायता। हमारी सरकार सहकारी क्षेत्र के लिए NCDC के ऋण कार्यों के लिए सहायता प्रदान करेगी। दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम। अब मैं दूसरे इंजन के रूप में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की ओर बढ़ती हूँ, जिनसे 5.7 करोड़ MSME पर ध्यान के साथ विनिर्माण और सेवाएं शामिल हैं। MSME के लिए वर्गीकरण मानदंड में संशोधन। वर्तमान में 7.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाले और हमारे विनिर्माण में 36% का योगदान करने वाले 1 करोड़ से अधिक पंजीकृत MSME मिलकर भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने के प्रयास कर रहे हैं। ये MSME अपने गुणवत्तापूर्ण उत्पादकों के साथ हमारे निर्यात में 45% योगदान कर रहे हैं। MSME को अधिक व्यापक पैमाने पर दक्षता, प्रौद्योगिकीय उन्नयन और पूंजी तक बेहतर पहुंच की सुविधा पाने में उनकी सहायता करने के उद्देश्य से सभी MSME के लिए वर्गीकरण से संबंधित निवेश और कारोबार की सीमाओं को क्रमशः 2.5 और 2 गुना तक बढ़ाया जाएगा।
इससे उन्हें बड़े उद्यम बनने और हमारे युवाओं के लिए रोजगार सृजित करने का आत्मविश्वास प्राप्त होगा। विवरण अनुलग्न घ में दिया गया है। गारंटी कवर के साथ ऋण उपलब्धता में पर्याप्त वृद्धि। सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए 5 करोड़ से बढ़ाकर 10 करोड़, जिससे अगले 5 वर्षों में 1.5 लाख करोड़ के अतिरिक्त ऋण उपलब्ध होंगे। दूसरा, स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़, जिसमें आत्मनिर्भर भारत के लिए महत्वपूर्ण 27 प्रमुख क्षेत्रों में ऋणों के लिए गारंटी शुल्क कम करके 1% किया जाएगा और उत्तम तरह से चल रहे निर्यातक MSME के लिए 20 करोड़ तक के सावधि ऋण। सूक्ष्म उद्यमों के लिए क्रेडिट कार्ड। हम उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत सूक्ष्म उद्यमों के लिए 5 लाख की सीमा वाले विशेष अनुकूल क्रेडिट कार्ड शुरू करेंगे। पहले वर्ष में 10 लाख कार्ड जारी किए जाएंगे। स्टार्टअप के लिए निधियों का कोष। स्टार्टअप के लिए वैश्विक निवेश निधियों AIF को 91,000 करोड़ से अधिक की प्रतिबद्धताएं प्राप्त हुई हैं। इन्हें 10,000 करोड़ के सरकारी अंशदान से स्थापित निधियों के कोष की सहायता प्राप्त है। अब विस्तारित कार्य क्षेत्र और 10,000 करोड़ के नए अंशदान के साथ निधियों के नए कोष की स्थापना की जाएगी। Online capacity building for entrepreneurship and managerial skills will also be पहली बार उद्यमों के लिए नई योजना 5 लाख महिला, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उद्यमों के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी। इससे अगले 5 वर्षों के दौरान 2 करोड़ तक का सावधि ऋण उपलब्ध होगा। इस योजना में सफल स्टैंड अप इंडिया स्कीम से प्राप्त अनुभवों को शामिल किया जाएगा। उद्यमशीलता और प्रबंधकीय कौशलों के लिए ऑनलाइन क्षमता निर्माण कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। श्रम सघन क्षेत्रों के लिए उपाय। श्रम सघन क्षेत्रों में रोजगार और उद्यमशीलता के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार विशिष्ट नीतिगत और सहायक उपाय करेगी। भारत के फुटवियर और लेदर क्षेत्र की उत्पादकता, गुणवत्ता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ने हेतु फोकस उत्पाद स्कीम कार्यान्वित की जाएगी। इस स्कीम में लेदर, फुटवियर और उत्पादों के लिए सहायता के अलावा बिना लेदर वाले गुणवत्तापूर्ण फुटवियर के उत्पादन हेतु आवश्यक डिजाइन क्षमता, घटक विनिर्माण और मशीनों के लिए सहायता दी जाएगी। इस स्कीम से 22 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलने और 4 लाख करोड़ का कारोबार और 1.1 लाख करोड़ से अधिक का निर्यात होने की उम्मीद है। खिलौना क्षेत्र के लिए उपाय। राष्ट्रीय खिलौना कार्य योजना के आधार पर हम भारत को वैश्विक खिलौना केंद्र बनाने के लिए एक योजना कार्यान्वित करेंगे। इस योजना में क्लस्टरों, कौशलों और ऐसे विनिर्माण इकोसिस्टम के विकास पर जोर दिया जाएगा जिसके परिणाम स्वरूप उच्च गुणवत्ता वाले ऐसे अनूठे, नवीन और पर्यावरण अनुकूल खिलौने मिलेंगे जो मेड इन इंडिया ब्रांड का प्रतिनिधित्व करेंगे। खाद्य प्रसंस्करण के लिए सहायता। पूर्वोदय में हमारी प्रतिबद्धता के अनुरूप हम बिहार में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी उद्यमशीलता और प्रबंधन संस्थान स्थापित करेंगे। इस संस्थान से पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण कार्यकलापों को पुरजोर बढ़ावा मिलेगा। इसके परिणाम स्वरूप एक, किसानों के उत्पादों के मूल्य संवर्धन के माध्यम से उनकी आमदनी बढ़ेगी और 2, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण, उद्यमशीलता और रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। विनिर्माण मिशन, मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाना।
हमारी सरकार केंद्रीय मंत्रालयों और राज्यों के लिए नीतिगत सहायता, निष्पादन कार्य योजनाओं, शासन और निगरानी फ्रेमवर्क उपलब्ध कराकर मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से लघु, मध्यम और बड़े उद्यमों को शामिल करते हुए राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन की स्थापना करेगी। इसका विवरण अनुलग्नक अंग में दिया गया है और यह जो इसका जो जलवायु अनुकूल विकास की परतों को ध्यान में रखते हुए मिशन स्वच्छ प्रौद्योगिकी विनिर्माण को भी सहायता प्रदान करेगा। इसका उद्देश्य घरेलू मूल्यवर्धन में पर्याप्त सुधार करना, सोलर पीवी सेल, ईवी बैटरी, मोटरों, कंट्रोलरों, इलेक्ट्रोलाइजरों, विंड टर्बाइनों, अत्यधिक वोल्टेज वाले ट्रांसमिशन उपकरण और ग्रिड स्किल बैटरियों का हमारा इकोसिस्टम तैयार करना होगा। तीसरे इंजन के रूप में निवेश। अब मैं तीसरे इंजन के रूप में निवेश की ओर बढ़ती हूं, जिसमें लोगों में निवेश, अर्थव्यवस्था में निवेश और नवाचार में निवेश शामिल है। लोगों में निवेश, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0। सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 कार्यक्रम देश भर में 8 करोड़ से अधिक बच्चों, 1 करोड़ गर्भवती महिलाओं तथा स्तनपान कराने वाली महिलाओं और आकांक्षी जिलों एवं पूर्वोत्तर क्षेत्र में लगभग 20 लाख किशोरियों को पोषण संबंधी सहायता प्रदान करता है। इस पोषण संबंधी सहायता के लिए लागत मानदंडों को समुचित रूप से बढ़ाया जाएगा। अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं हमारे बच्चों में जिज्ञासा और नवाचार की भावना उत्पन्न करने तथा वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देने के लिए अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाएं स्थापित की जाएंगी। सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पीएचसी के लिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। भारत नेट परियोजना के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में सभी सरकारी माध्यमिक स्कूलों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान की जाएगी। भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। हम स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप में पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना कार्यान्वित करने का प्रस्ताव करते हैं। इसका लक्ष्य विद्यार्थियों को अपने विषयों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करना है। राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र। जुलाई 2024 के बजट में घोषित की गई पहलों की दिशा में कार्य करते हुए वैश्विक विशेषज्ञता और भागीदारी के साथ 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्रों को स्थापित किया जाएगा ताकि मेक फॉर इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड विनिर्माण के लिए आवश्यक कौशलों के साथ हमारे युवाओं को सुसज्जित किया जा सके। इस भागीदारी में पाठ्यक्रम डिजाइन, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, कौशल प्रमाणन फ्रेमवर्क और आवधिक समीक्षा को शामिल किया जाएगा। आईआईटी में क्षमता का विस्तार। 23 आईआईटी में विद्यार्थियों की कुल संख्या में 100% की वृद्धि हुई है, जो विगत 10 वर्षों में 65,000 से बढ़कर 1.35 लाख हो गई है। वर्ष 2014 के पश्चात शुरू की गई 5 आईआईटी में अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा ताकि 6,500 और विद्यार्थियों के लिए शिक्षा को सुविधाजनक बनाया जा सके। आईआईटी पटना में छात्रावास और अन्य अवसंरचना संबंधी क्षमता को भी बढ़ाया जाएगा। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। शिक्षा हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई। शिक्षा हेतु एआई में उत्कृष्टता केंद्र। मैंने 2023 में कृषि, स्वास्थ्य और धार्मिक शहरों के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी 3 उत्कृष्टता केंद्रों की घोषणा की थी। अब 500 करोड़ के कुल परिव्यय से शिक्षा हेतु कृत्रिम बुद्धिमत्ता संबंधी एक उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा का विस्तार। हमारी सरकार ने 10 वर्षों में
लगभग 1.1 लाख स्नातक और स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा सीटों को जोड़ा है और यह 130% की वृद्धि है। अगले 5 वर्षों में 75,000 सीटों को जोड़ने के लक्ष्य की दिशा में आगामी वर्ष में मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में 10,000 अतिरिक्त सीटें जोड़ी जाएंगी। 75,000 seats in the next 5 years. Daycare cancer centers. सभी जिला अस्पतालों में डे केयर कैंसर केंद्र Government will facilitate स्थापित किए जाएंगे। हमारी सरकार अगले 3 वर्षों में setting up सभी of daycare cancer जिला अस्पतालों में डे centers केयर in कैंसर all केंद्रों को district स्थापित करने की सुविधा hospitals प्रदान in the next करेगी। 3 years. 200 वर्ष centers 2025-26 will be में established 200 केंद्र in स्थापित किए 25 जाएंगे। provinces itself. शहरी आजीविका सुदृढ़ीकरण Strengthening urban livelihoods. Our government has been हमारी giving priority सरकार to assisting शहरी urban गरीबों poor और and कमजोर vulnerable समूहों को सहायता प्रदान करने को प्राथमिकता देती आ रही है। शहरी कामगारों के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए एक स्कीम कार्यान्वित की जाएगी ताकि उनकी आय बढ़ने, धारणीय आजीविका और जीवन का बेहतर स्तर प्राप्त करने में उनकी सहायता की जा सके। पीएम स्वनिधि योजना ने उच्च ब्याज दर वाले अनौपचारिक क्षेत्र के ऋणों से राहत पहुंचाते हुए 68 लाख स्ट्रीट वेंडरों को लाभान्वित किया है। इस सफलता को आगे बढ़ाते हुए इस स्कीम को बैंकों से समर्थित ऋण 30,000 की सीमा के साथ यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्डों और क्षमता विकास सहायता के साथ नवीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म कामगारों के कल्याण के लिए सामाजिक सुरक्षा योजना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के गिग कामगार नए युग की सेवा अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण गतिशीलता प्रदान करते हैं। इनके योगदान को मान्यता देते हुए हमारी सरकार उनके पहचान पत्रों और ई श्रम पोर्टल पर पंजीकरण की व्यवस्था करेगी। उन्हें पीएम जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य देखभाल प्रदान की जाएगी। इस उपाय से लगभग 1 करोड़ कामगारों को सहायता मिलने की उम्मीद है। अर्थव्यवस्था में निवेश, अवसंरचना में सार्वजनिक निजी भागीदारी। अवसंरचना से जुड़ा प्रत्येक मंत्रालय 3 वर्ष पाइपलाइन वाली परियोजनाओं को लाएगा जिन्हें पीपीपी मोड में कार्यान्वित किया जा सके। राज्यों को भी ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और वे पीपीपी प्रस्तावों को तैयार करने के लिए IIPDF भारत अवसंरचना परियोजना विकास निधि स्कीम से सहायता ले सकते हैं। अवसंरचना के लिए राज्यों को सहायता, पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए इंटरेस्ट फ्री लोन्स to states for capital expenditure and incentives. पूंजीगत व्यय और सुधारों के लिए प्रोत्साहन हेतु राज्यों को 50 वर्ष की अवधि वाले ब्याज मुक्त ऋण हेतु 1.5 लाख करोड़ के परिव्यय का प्रस्ताव किया जाता है। परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना 2025-30 वर्ष 2021 में घोषित प्रथम परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना की सफलता को आगे बढ़ाते हुए नई परियोजनाओं में 10 लाख करोड़ की पूंजी निवेश के लिए वर्ष 2025-30 हेतु द्वितीय परिसंपत्ति मौद्रीकरण योजना को शुरू किया जाएगा। इस योजना को सहायता प्रदान करने के लिए विनियामक और राजकीय उपायों को सुसंगत बनाया जाएगा। जल जीवन मिशन वर्ष 2019 से 15 करोड़ से अधिक परिवारों को नल से पेयजल प्रदान किया गया है, जो ग्रामीण आबादी का 80% हिस्सा है। 100% कवरेज हासिल करने के लिए बढ़े हुए कुल परिव्यय के लिए इस मिशन का विस्तार 2028 तक करने की घोषणा करते हुए मुझे खुशी हो रही है। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य ध्यान अवसंरचना की गुणवत्ता और जन भागीदारी के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पाइप से जल आपूर्ति योजना के प्रचालन और रखरखाव ओएनएम पर होगा। राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों के साथ पृथक समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया जाएगा ताकि इसकी निरंतरता और नागरिक केंद्रित जल सेवा सुपुर्दगी को सुनिश्चित किया जा सके। शहरी क्षेत्र सुधार जुलाई के बजट प्रस्तावों को आगे बढ़ाते हुए शासन, नगर पालिकाएं सेवाओं, शहरी भूमि और आयोजना से संबंधित शहरी क्षेत्र सुधारों को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी चुनौती निधि जुलाई के बजट में घोषित विकास केंद्रों के रूप में
शहरों का सृजनात्मक पुनर्विकास और जल एवं स्वच्छता के लिए प्रस्तावों को कार्यान्वित करने हेतु सरकार 1 लाख करोड़ की शहरी चुनौती निधि स्थापित करेगी। यह निधि भरोसेमंद परियोजनाओं की लागत के 25% तक की धनराशि को इस शर्त के साथ वित्त पोषित करेगी कि लागत का कम से कम 50% बॉन्ड, बैंक ऋणों और पीपी से वित्त पोषित किया जाए। वर्ष 2025-26 के लिए 10,000 करोड़ के आवंटन का प्रस्ताव है। विद्युत क्षेत्र सुधार। हम राज्यों द्वारा बिजली वितरण सुधारों और अंतर राज्य ट्रांसमिशन क्षमता के संवर्धन को प्रोत्साहित करेंगे। इससे बिजली कंपनियों की वित्तीय स्थिति और क्षमता में सुधार होगा। राज्यों को इन सुधारों पर कार्य करने पर जीएसडीपी की 0.5% अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी जाएगी। विकसित भारत के लिए परमाणु ऊर्जा मिशन। हमारे ऊर्जा परिवर्तन संबंधी प्रयासों के लिए वर्ष 2047 तक कम से कम 100 गीगावाट परमाणु ऊर्जा का विकास अत्यावश्यक है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के साथ सक्रिय भागीदारी हेतु परमाणु ऊर्जा अधिनियम और परमाणु नुकसान के लिए सिविल अधिनियम में संशोधन किए जाएंगे। लघु मॉड्यूलर रिएक्टरों SMR के अनुसंधान और विकास के लिए 20,000 करोड़ के परिव्यय के साथ एक परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित किया जाएगा। वर्ष 2033 तक स्वदेशी रूप से विकसित कम से कम 5 SMR क्रियाशील हो जाएंगे। पोत निर्माण। लागत संबंधी हानियों के समाधान के लिए पोत निर्माण वित्तीय सहायता नीति को नवीकृत किया जाएगा। इसमें चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए भारतीय यार्डों में शिप ब्रेकिंग के लिए क्रेडिट नोट भी शामिल होंगे। अवसंरचना सुसंगत मास्टर लिस्ट HML में निर्दिष्ट आकार से अधिक बड़े जलपोतों को शामिल किया जाएगा। जलपोतों की रेंज, श्रेणियों और क्षमता को बढ़ाने के लिए शिप बिल्डिंग क्लस्टरों को सुविधा प्रदान की जाएगी। इसमें संपूर्ण इकोसिस्टम का विकास करने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना सुविधाएं, कौशल और प्रौद्योगिकी भी शामिल होगी। सामुद्रिक विकास निधि। सामुद्रिक उद्योग के लिए दीर्घावधिक वित्त पोषण के लिए 25,000 करोड़ की निधि के साथ एक सामुद्रिक विकास निधि स्थापित की जाएगी। यह निधि वितरित सहायता और प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहन करने के लिए होगी। इसमें सरकार द्वारा 49% तक अंशदान की और शेष राशि पत्तनों और निजी क्षेत्र से जुटाई जाएगी। उड़ान क्षेत्रीय कनेक्टिविटी स्कीम। उड़ान ने 1.5 करोड़ मध्य वर्गीय लोगों को तीव्र यात्रा करने की उनकी आकांक्षाओं को पूरा करने में समर्थ बनाया है। इस स्कीम ने 88 हवाई अड्डों को जोड़ा है और 619 रूटों को क्रियाशील बनाया है। इस सफलता से प्रेरित होकर एक संशोधित उड़ान स्कीम शुरू की जाएगी ताकि अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों तक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ाया जा सके और 4 करोड़ यात्रियों को ऐसी परिवहन सुविधा दी जा सके। यह योजना पर्वतीय, आकांक्षी और पूर्वोत्तर क्षेत्र के जिलों में हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों को भी सहायता प्रदान करेगी। Greenfield airports will be facilitated in बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। needs of the state. These will be project in Mithilanchal. Financial support will be provided for the Western Kosi Canal ERM project. बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्टों की सुविधा प्रदान की जाएगी ताकि राज्य की भावी आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। ये पटना एयरपोर्ट और बिहटा में डाउनफील्ड एयरपोर्ट की क्षमता के विस्तार के अलावा होंगे। Western Kosi Canal project in
मिथिलांचल में पश्चिमी कोसी नहर परियोजना। पश्चिमी कोसी नहर ERM वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर बड़ी संख्या में खेती करने वाले किसानों को लाभ होगा। खनन क्षेत्र सुधार, सर्वोत्तम पद्धतियों के आदान प्रदान और राज्य खनन सूचकांक की संस्थापना के माध्यम से लघु खनिजों सहित खनन क्षेत्र में सुधार किए जाएंगे। अवशिष्ट पदार्थों से महत्वपूर्ण खनिज प्राप्त करने के लिए एक नीति तैयार की जाएगी। स्वामी निधि 2 किफायती और मध्यम आय आवास के लिए विशेष विंडो स्वामी के अंतर्गत विशिष्ट आवास परियोजनाओं से 50,000 आवासीय इकाइयों का निर्माण पूरा कर लिया गया है और घर खरीदने वालों को इनकी चाबियां सौंप दी गई हैं। अन्य 40,000 इकाइयों का निर्माण कार्य वर्ष 2025 में पूरा कर लिया जाएगा, जिससे उन मध्य वर्गीय परिवारों को मदद मिलेगी जो ऋण पर EMI का भुगतान कर रहे थे और साथ ही अपने वर्तमान आवास में रहने के लिए किराए का भुगतान भी कर रहे थे। इस सफलता से प्रेरित होकर सरकार बैंकों और निजी निवेशकों के अंशदान के साथ एक मिश्रित वित्तीय सुविधा के रूप में स्वामी निधि 2 बनाई जाएगी। 15,000 करोड़ की इस निधि का लक्ष्य अन्य 1 लाख इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है। निजी क्षेत्र के लिए गति शक्ति डाटा PPP को आगे बढ़ाने और परियोजना की रूपरेखा तैयार करने में निजी क्षेत्र की सहायता करने के लिए PM गति शक्ति पोर्टल से संगत डाटा और मानचित्र प्राप्त करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। रोजगार प्रेरित विकास के लिए पर्यटन। देश में शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों की भागीदारी से चैलेंज मोड माध्यम से विकसित किया जाएगा। महत्वपूर्ण अवसंरचना के निर्माण के लिए भूमि की व्यवस्था राज्यों द्वारा की जाएगी। उन स्थलों के होटलों के अवसंरचना शामिल किया जाएगा। रोजगार प्रेरित विकास को सुगम बनाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। आतिथ्य प्रबंधन संस्थानों सहित हमारे युवाओं के लिए गहन कौशल विकास कार्यक्रमों का आयोजन। होम स्टे के लिए मुद्रा ऋण प्रदान करना। पर्यटन स्थलों में यात्रा की सुगमता और संपर्क में सुधार करना। पर्यटकों हेतु सुख सुविधाएं, स्वच्छता और विपणन संबंधी प्रयासों सहित प्रभावी पर्यटन स्थल प्रबंधन के लिए राज्यों को निष्पादन संबंध प्रोत्साहन प्रदान करना और कुछ पर्यटक समूह के लिए वीजा शुल्क छूट के साथ साथ ई-वीजा की सुविधाओं को सुव्यवस्थित करना। जुलाई के बजट में आध्यात्मिक और धार्मिक महत्व वाले स्थानों पर जोर देने के क्रम को आगे बढ़ाते हुए भगवान बुद्ध के जीवन काल से संबंधित स्थलों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ। क्षमता निर्माण और आसान वीजा मानदंडों के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी से भारत में चिकित्सा पर्यटन और स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा दिया जाएगा। नवाचार में निवेश, अनुसंधान, विकास और नवाचार। जुलाई के बजट में घोषित निजी क्षेत्र से प्रेरित अनुसंधान, विकास और नवाचार पहलों को कार्यान्वित करने के लिए 1000 करोड़ आवंटित कर रही हूं। डीप टेक निधियों का कोष इस पहल के एक हिस्से के रूप में अगली पीढ़ी के स्टार्टअप को उत्प्रेरित करने के लिए डीप टेक निधियों के कोष पर भी विचार किया जाएगा। अगले 5 वर्षों में PM अनुसंधान अध्यावृत्ति योजना के अंतर्गत संवर्धित वित्तीय सहायता के साथ IIT और IISc में प्रौद्योगिकी अनुसंधान के लिए 10,000 अध्येता वृत्तियां प्रदान की जाएंगी। फसल जर्म प्लाज्म के लिए जीन बैंक। भविष्य में खाद्य और पोषण सुरक्षा के लिए 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइनों के साथ दूसरे जीन बैंक की स्थापना की जाएगी। यह सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों का आनुवंशिक अनुसंधान के लिए संरक्षण प्रदान करेगी। राष्ट्रीय भूस्थानिक मिशन। हम बुनियादी भूस्थानिक अवसंरचना और डाटा विकसित करने के लिए राष्ट्रीय भूस्थानिक
करेंगे। पीएम गति शक्ति का उपयोग करते हुए यह मिशन भू अभिलेखों, शहरी योजना और अवसंरचनात्मक परियोजनाओं के डिजाइन के आधुनिकीकरण में सुविधा प्रदान करेगी। ज्ञान भारत मिशन शैक्षणिक संस्थाओं, संग्रहालयों, पुस्तकालयों और निजी संग्रहकर्ताओं के साथ हमारी पांडुलिपि और सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण के लिए ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 1 करोड़ से अधिक पांडुलिपियों को शामिल किया जाएगा। ज्ञान के आदान प्रदान के लिए भारतीय ज्ञान प्रणाली का एक राष्ट्रीय डिजिटल संग्रहण स्थापित किया जाएगा। अब मैं चौथे इंजन के रूप में निर्यात की तरफ बढ़ती हूँ। हम क्षेत्रीय और मंत्रालयीय लक्ष्यों के साथ एक निर्यात संवर्धन मिशन शुरू करेंगे, जिसे वाणिज्य मंत्रालय, एमएसएमई मंत्रालय और वित्त मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से चलाया जाएगा। इससे निर्यात ऋण तक आसान पहुंच और क्रॉस बॉर्डर फैक्टरिंग सहायता की सुविधा प्राप्त होगी और एसएमई को विदेशी बाजारों में गैर टैरिफ की समस्या का सामना करने में मदद मिलेगी। भारत ट्रेड नेट व्यापार प्रलेखीकरण और वित्त पोषण समाधानों के लिए एक एकीकृत प्लेटफॉर्म के रूप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हेतु भारत ट्रेड नेट नामक एक डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना स्थापित की जाएगी। ये एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म में सहयोग प्रदान करेगी। बीटीएन को अंतर्राष्ट्रीय पद्धतियों के साथ सुसंगत बनाया जाएगा। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला के साथ हमारी अर्थव्यवस्था को जोड़ने के लिए घरेलू विनिर्माण क्षमताओं के विकास हेतु सहायता प्रदान की जाएगी। वस्तुनिष्ठ मानदंडों के आधार पर क्षेत्रों की पहचान की जाएगी। चुनिंदा उत्पादों और आपूर्ति श्रृंखलाओं अधिकारियों और उद्योगों के प्रतिनिधियों की भागीदारी के साथ सुविधा समूह गठित किए जाएंगे। इसके माध्यम से इंडस्ट्री 4.0 के में बहुत से अवसर मौजूद हैं, जिसके लिए उच्च कौशल और प्रतिभा की आवश्यकता होगी। हमारे युवाओं के पास दोनों गुण हैं। युवाओं के लाभ के लिए इस अवसर का लाभ उठाने के लिए हमारी सरकार घरेलू इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उद्योग को सहायता प्रदान करेगी। जीसीसी के लिए राष्ट्रीय फ्रेमवर्क उभरते हुए टीयर 2 शहरों में वैश्विक क्षमता केंद्रों को बढ़ावा देने में राज्यों का मार्गदर्शन करने के लिए एक राष्ट्रीय फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा। ये प्रतिभा और अवसंरचना की उपलब्धता को बढ़ाने, भवन उपनियम सुधारों के लिए उपायों और उद्योगों के साथ सहयोग हेतु एक तंत्र का सुझाव देगा। हमारी सरकार उच्च मूल्य के शीघ्र खराब होने वाले बागवानी उत्पादों सहित एयर कार्गो हेतु अवसंरचना और भंडार गृह के उन्नयन के लिए सुविधा प्रदान करेगी। कार्गो जांच और सीमा शुल्क प्रोटोकॉल को सुव्यवस्थित और प्रयोक्ता अनुकूल बनाया जाएगा। अब मैं इंजन के रूप में सुधारों की तरफ बढ़ती हूँ और विशेष सुधारों का उल्लेख करूंगी। पिछले 10 वर्षों में हमारी सरकार ने करदाताओं की सुविधाओं के लिए बहुत से सुधार किए हैं, जैसे कि अप्रत्यक्ष कर निर्धारण, दूसरा करदाता चार्टर, तीसरा त्वरित विवरणी, चौथा स्वकर निर्धारण पर लगभग 99% विवरणी, पांचवा विवाद से विश्वास इन प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए मैं कर विभाग के पहले विश्वास बाद में जांच संबंधी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराती हूँ। मैं अगले सप्ताह एक नया आयकर विधेयक प्रस्तुत करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। मैं भाग 6 में अप्रत्यक्ष कर सुधारों और प्रत्यक्ष करों में किए जाने वाले परिवर्तनों का विस्तृत विवरण दूंगी। बीमा क्षेत्र में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश को 74% से बढ़ाकर 100% किया जाएगा। ये संवर्धित सीमा उन कंपनियों के लिए उपलब्ध होगी जो भारत में संपूर्ण प्रीमियम का निवेश करेंगी। विदेशी निवेश से संबद्ध मौजूद सीमाओं और प्रतिबद्धताओं की समीक्षा की जाएगी और उन्हें सरलीकृत किया जाएगा। भारतीय डाक भुगतान बैंक की सेवाओं को ग्रामीण क्षेत्रों में दूर तक पहुंचाया जाएगा और इनका विस्तार किया जाएगा।
NABFID अवसंरचना के लिए कॉरपोरेट बॉन्ड हेतु एक आंशिक ऋण संवर्धन सुविधा स्थापित करेगा। सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक SHG सदस्यों और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर फ्रेमवर्क विकसित करेंगे। पेंशन उत्पादों के विनियमित समन्वय और विकास के लिए फोरम की जाएगी। KYC प्रक्रिया को सरल बनाने के संबंध में की गई घोषणा के कार्यान्वयन के लिए 2025 में केंद्रीय KYC रजिस्ट्रार का पुनरुद्धार किया जाएगा। आवधिक अद्यतनीकरण के लिए एक सुव्यवस्थित प्रणाली लागू करेंगे। कंपनियों के विलय के लिए त्वरित अनुमोदन संबंधी आवश्यकताओं और प्रक्रियाओं को तर्कसंगत बनाया जाएगा। शीघ्र विलय के दायरे में भी विस्तार किया जाएगा और प्रक्रिया को सरल बनाया जाएगा। अंतरिम बजट में ये प्रस्तावित हमने वर्ष 2024 में 2 देशों के साथ द्विपक्षीय निवेश संधियों पर हस्ताक्षर किए। सतत विदेशी निवेश को बढ़ावा देने और फर्स्ट डेवलप इंडिया की भावना से मौजूद मॉडल BIT का पुनरुद्धार करके इसे और अधिक निवेश अनुकूल बनाया जाएगा। विनियामक सुधार। पिछले 10 वर्षों के दौरान वित्तीय और गैर वित्तीय सहित विभिन्न पहलुओं में हमारी सरकार ने व्यवसाय करने की सुगमता के प्रति दृढ़ प्रतिबद्धता दिखाई है। हम ये सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित हैं कि हमारे विनियमन प्रौद्योगिकी नवाचारों और वैश्विक नीतिगत विकास के साथ सामंजस्य स्थापित करें। सिद्धांत और विश्वास आधारित एक सरल विनियामक फ्रेमवर्क से उत्पादकता और रोजगार में वृद्धि होगी। इस फ्रेमवर्क के माध्यम से हम पुराने कानूनों के तहत बनाए गए विनियमनों को अद्यतन करेंगे। 21वीं सदी के लिए उपयुक्त इस आधुनिक, लचीली, जन उपयोगी और विश्वास आधारित विनियामक फ्रेमवर्क को विकसित करने के लिए मैं 4 विशिष्ट उपायों का प्रस्ताव करती हूँ। सभी गैर वित्तीय क्षेत्र संबंधी विनियमनों, प्रमाण, लाइसेंस और अनुमतियों की समीक्षा करने के लिए विनियामक सुधार हेतु उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति से 1 वर्ष के भीतर अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने की उम्मीद होगी। इसका उद्देश्य विश्वास आधारित आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ करके परिवर्तनशील उपाय करना है, ताकि विशेषकर निरीक्षण और अनुपालन के मामले में व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ाया जा सके। राज्यों को भी इस प्रयास में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। प्रतिस्पर्धी समन्वित संघवाद की भावना को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में राज्यों का निवेश अनुकूल सूचकांक शुरू किया जाएगा। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद के अंतर्गत वर्तमान वित्तीय विनियमनों और सहायक अनुदेशों के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र स्थापित किया जाएगा। ये तंत्र उनकी जवाबदेही बढ़ाने और वित्तीय क्षेत्र के विकास के लिए एक फ्रेमवर्क भी तैयार करेगा। जन विश्वास अधिनियम 2023 में 180 से अधिक कानूनी प्रावधानों को गैर आपराधिक घोषित कर दिया गया था। हमारी सरकार अब विभिन्न कानूनों में 100 से अधिक प्रावधानों को गैर आपराधिक बनाने के लिए जन विश्वास विधेयक 2.0 लाएगी। अब मैं राजकोषीय नीति के बारे में बताना चाहूंगी। जुलाई के बजट में मैंने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण के मार्ग पर बने रहने की प्रतिबद्धता जताई थी। हम राजकोषीय घाटे को प्रत्येक वर्ष इस प्रकार से रखने का प्रयास करेंगे कि केंद्रीय सरकार का ऋण GDP के प्रतिशत के रूप में गिरते क्रम में बना रहे। अगले 6 वर्षों के लिए रोडमैप का विस्तृत ब्यौरा FRBM विवरण में दिया गया है। संशोधित अनुमान उधारियों के अलावा कुल प्राप्तियों का संशोधित अनुमान 31.47 लाख करोड़ है, जिसमें से निवल कर प्राप्तियां 25.57 लाख करोड़ है। कुल व्यय का संशोधित अनुमान 47.16 लाख करोड़ है, जिसमें से पूंजीगत व्यय लगभग 10.18 लाख करोड़ है। राजकोषीय घाटे का संशोधित अनुमान GDP का 4.8% है।
The fiscal deficit is बजट अनुमान वर्ष 2025-26 वर्ष 2025-26 में उधारियों के अतिरिक्त कुल प्राप्तियां और कुल व्यय क्रमशः market borrowings 34.96 लाख करोड़ तथा 50.65 लाख करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। निवल कर प्राप्तियां 28.37 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। gross market borrowings are estimated. राजकोषीय घाटा जीडीपी का 4.4% रहने का अनुमान है। I will now move to part B. राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों से निवल बाजार उधारियों के 11.54 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। शेष वित्तपोषण लघु बचतों और अन्य स्रोतों से आने की संभावना है। सकल बाजार उधारियां 14.82 लाख करोड़ रहने का अनुमान है। Provide relief to अब मैं भाग 6 की ओर बढ़ती हूँ। relaxation of customs tariff structure for industrial goods. As a part of अप्रत्यक्ष कर of customs rate structure announced सीमा शुल्क से संबंधित मेरे प्रस्तावों का उद्देश्य टैरिफ संरचना को युक्तिसंगत बनाना है और शुल्क प्रतिलोम का समाधान करना है। इससे घरेलू विनिर्माण और मूल्य संवर्धन को सहायता मिलेगी, निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, व्यापार सुविधाजनक बनेगा और आम आदमी को राहत भी मिलेगी। there will be only 8 remaining tariff rates including जुलाई 2024 के बजट में घोषित सीमा शुल्क दर संरचना की व्यापक समीक्षा के भाग के रूप में मैं एक 7 टैरिफ दरों को हटाने का प्रस्ताव करती हूँ। ये 2023-24 के बजट में हटाई गई थी। 7 टैरिफ दरों से के अतिरिक्त हैं। इसके बाद शेष बची टैरिफ दरें शून्य दर पर सहित 8 रह जाएंगी। that are subject to दूसरा, मोटे तौर पर प्रभावी शुल्क दायित्व बनाए रखने के लिए कुछ मदों जहां ऐसे दायित्व मामूली रूप से कम होगा को छोड़कर उपयुक्त कर लगाने का प्रस्ताव करती हूं। तीसरा, एक से अधिक उपकर अथवा अधिभार नहीं लगाने का प्रस्ताव करती हूं। इसलिए मैं उपकर के अधीन 82 टैरिफ लाइनों पर समाज का कल्याण अधिभार से छूट देने का प्रस्ताव करती हूं। मैं अब क्षेत्र विशिष्ट प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूँ। औषधि और दवाओं पर आयात पर राहत। मैं रोगियों, विशेष रूप से कैंसर, असाधारण रोगों और अन्य गंभीर जीर्ण रोगों से पीड़ित रोगियों को राहत देने के लिए 36 जीवन रक्षक औषधियों और दवाओं को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट specified drugs and medicines देने का प्रस्ताव करती हूँ। assistance program. I also propose मैं 6 जीवन रक्षक दवाओं को 5% के रियायती सीमा शुल्क वाली दवाओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। पूर्ण रूप और रियायती शुल्क उपयुक्त के निर्माताओं के लिए थोक औषधियों पर भी इसी प्रकार ये लागू होंगे। औषधियों कंपनियों द्वारा चलाए जाने वाले रोगियों सहायता कार्यक्रमों के अंतर्गत विशिष्ट औषधियां और दवाएं बीसीडी से पूरी तरह छूट प्राप्त हैं, बशर्ते कि दवाओं की आपूर्ति रोगियों को निःशुल्क की जाए। मैं 13 नए रोगी सहायता कार्यक्रम के साथ साथ 37 अन्य दवाओं को इसमें शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। MSMEs. Now, घरेलू विनिर्माण और मूल्य वर्धन को सहायता। महत्वपूर्ण खनिज। जुलाई 2024 के बजट में मैंने 25 ऐसे महत्वपूर्ण खनिजों पर बीसीडी से पूरी तरह से छूट दी थी जो घरेलू तौर पर उपलब्ध नहीं है। मैंने 2 अन्य ऐसे खनिजों पर भी बीसीडी कम की थी ताकि विशेष रूप से एमएसएमई द्वारा उनकी प्रोसेसिंग को बड़ा प्रोत्साहन दिया जा सके। technical textile products अब मैं such as agrotextiles कोबाल्ट पाउडर and geotextiles, और लिथियम आयन बैटरी, पारा, जिंक और 12 types of shuttleless looms, अन्य महत्वपूर्ण खनिजों के अपशिष्ट एवं अवशिष्ट पर पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव करती हूँ। इससे भारत के विनिर्माण के लिए fabrics, उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करने तथा हमारे युवाओं को लिए अधिक रोजगार उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी। मैं प्रतिस्पर्धी मूल्यों पर तकनीकी वस्त्र उत्पादों जैसे कृषि वस्त्रों, चिकित्सा वस्त्रों, भू वस्त्रों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह से छूट का प्रस्ताव। वस्त्र मशीनरी की सूची में 2 अन्य प्रकार के शटल रहित करघों को शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं नो टैरिफ लाइन के
द्वारा कवर किए गए बुने वस्त्रों पर 10% अथवा 20% के BCD दर को संशोधित कर 20% अथवा 115 रुपए प्रति किलोग्राम जो भी अधिक हो करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। हमारे मेक इन इंडिया नीति के अनुसार और प्रतिलोम शुल्क संरचना को ठीक करने के लिए मैं इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर BCD को 10% से बढ़ाकर 20% करने और ओपन सेल तथा अन्य घटकों पर BCD को कम करके 5% का प्रस्ताव करती हूँ। वर्ष 2023-24 के बजट में मैं LCD LED टेलीविजन के ओपन सेल के विनिर्माताओं के लिए ओपन सेल के पुर्जों पर BCD को 5% से कम करके 2.5% कर दिया था। ऐसे ओपन सेल के विनिर्माताओं को और बढ़ावा देने के लिए हम इन पुर्जों पर BCD छूट प्राप्त होगी। लिथियम आयन बैटरी, मैं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बैटरी के विनिर्माण के लिए 35 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं और मोबाइल फोन बैटरी विनिर्माण के लिए 28 अतिरिक्त पूंजी वस्तुओं को छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक वाहन दोनों के लिए लिथियम आयन बैटरी के घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। पौध परिवहन क्षेत्र, ये मानते हुए कि पौध परिवहन में उत्पादन शुरू करने से पहले की लंबी अवधि होती है, मैं जल पोतों के विनिर्माण के लिए कच्चे माल घटकों, उपभोज्यों तथा पुर्जों पर अगले 10 वर्षों तक BCD से छूट जारी रखने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं पुराने पोतों को तोड़ने और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इस सामान छूट देने का भी प्रस्ताव करते हूँ। मैं वर्गीकरण उत्पादों को रोकने के लिए कैरियर ग्रेड इथरनेट स्विच पर BCD नॉन कैरियर इथरनेट स्विच को सक्षम बनाने के लिए 20% से कम करके 10% का प्रस्ताव करती हूँ। हस्तशिल्प के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए मैं निर्यात की समयावधि को 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिससे आवश्यकता पड़ने पर आगे और 3 महीने के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं शुल्क मुक्त इनपुट की सूची में 9 और मदों को शामिल करने का भी प्रस्ताव करती हूँ। लेदर क्षेत्र, मैं घरेलू मूल्य वर्धन और रोजगार के लिए आयात और सुविधाजनक बनाने के लिए वेट ब्लू लेदर पर BCD से पूर्ण छूट देने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं छोटे चर्म शोधकों द्वारा निर्यात को सुविधाजनक बनाने के लिए क्रस्ट लेदर को 20% निर्यात शुल्क से छूट देने का भी प्रस्ताव करती हूँ। समुद्री उत्पाद, वैश्विक समुद्री खाद्य व्यापार को भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए विनिर्माण हेतु फ्रोजन फिश पेस्ट और इसके जैसे उत्पादों के निर्यात पर BCD को 30% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं मछलियों और झींगों का आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोसिलेट पर BCD को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। जुलाई 2024 के बजट में वायुयानों और जलयानों के लिए घरेलू MRO के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब मैं रेल सुविधाओं के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव भी करती हूँ। वर्तमान में समय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में प्रोविजनल कर निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता रहेगी और लागत बढ़ेगी। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में मैं प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रयास करती हूँ, जिसे आयातक या निर्यातक माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकें। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि ये प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें विभाग पहले ही लेखा परीक्षा या अन्वेषण कार्रवाई शुरू कर चुका है।
उद्योगों को अपनी आयातों की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से मैं संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए प्रचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयातकों को मासिक विवरण के बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। Ushered in Bharatiya Nyaya Sanhita, replacing Bharatiya Danda Sanhita. I am happy to inform. अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आती हूँ। भाग क में मैंने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए कराधान सुधारों को मुख्य सुधारों के रूप में संक्षिप्त रूप में रेखांकित किया है। आपराधिक विधि के संबंध में हमारी सरकार ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित किया है। मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नया आयकर विधेयक भी न्याय की इसी भावना को आगे बढ़ाएगा। यह नया विधेयक अध्यायों और शब्दों की दृष्टि से वर्तमान विधि की अपेक्षा आधे से कम एवं पाठ रूप में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। तथापि सुधार मंजिल नहीं है, बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। सुशासन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाशील होने की आवश्यकता होती है। द थिरुकुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है: वानों की वाजहुम उलागेल्ला मन्नावन कोनों की वाजहुम कुडी, अर्थात जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जमीनी हकीकत पर पैनी नजर रखते हुए और स्थितियों का गहन जायजा लेते हुए उचित प्रक्रिया की जाए और इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ संतुलन भी बनाए रखा जाए। निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और मैं पुनः इसको दोहराती हूँ कि निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और उसे संबोधित करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए। मेरे कर प्रस्ताव इसी मनोभाव से प्रेरित हैं। मेरे प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं: मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार, कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीटीएस को युक्तिसंगत बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनुपालन के बोझ को कम करना, व्यवसाय कम करने की सुगमता, रोजगार और निवेश। मैं वैयक्तिक आयकर के संबंध में अपना प्रस्ताव अंत में प्रस्तुत करूंगी। कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। मैं टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्याओं को उसे युक्ति संगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस हेतु राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर पर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है। इसी प्रकार किराए पर टीडीएस के लिए वार्षिक सीमा जो कि 2.40 लाख से बढ़ाकर 6 लाख कर दी गई है। इससे टीडीएस देयता वाले लेन देनों की संख्या में भारी कमी आएगी और भुगतान पाने वाले छोटे करदाता लाभान्वित होंगे। भारतीय रिजर्व बैंक की उदारीकृत धन संप्रेषण स्कीम के अंतर्गत धन संप्रेषणों पर टीसीएस की सीमा को 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया गया है। मैं शिक्षा प्रयोजनों के लिए उन धन संप्रेषणों पर टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव भी करती हूं, जहां ऐसे धन संप्रेषण
निर्दिष्ट वित्तीय संस्था से लिए गए ऋण से हों। Both TDS माल बिक्री से जुड़े हुए किसी भी लेन देन पर टीडीएस और टीसीएस दोनों लागू किए जा रहे हैं। of goods. अनुपालन से To prevent such compliance, जुड़ी हुई कठिनाइयों से बचने के लिए मैं टीसीएस को हटाने का प्रस्ताव करती हूं। मैं यह भी प्रस्ताव करती हूं कि अब उच्च टीडीएस कटौती के प्रावधान केवल गैर पैन मामलों पर ही लागू होंगे। in July 2020, जुलाई 24 में the delay विवरणी दाखिल करने की नियत तारीख तक टीडीएस के भुगतान में विलंब और गैर आपराधिक कर दिया गया था। मैं टीसीएस प्रावधानों के लिए भी इसी छूट का प्रावधान करने का प्रस्ताव करती हूं। the government under the leadership of माननीय Mr. Modi प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र में आस्था रखती है। we brought in इसी के अनुरूप हम उन करदाताओं द्वारा स्वैच्छिक अनुपालन किए वर्ष 2022 में विवरणी को अद्यतन करने की सुविधा लेकर आए, जिन्होंने सही आय की सूचना देने में चूक की हो। करदाताओं पर हमारा विश्वास सही साबित हुआ। लगभग 90 लाख करदाताओं ने अतिरिक्त कर का भुगतान करते हुए स्वैच्छिक रूप से अपनी आय संबंधित ब्यौरों को अद्यतन किया। इस विश्वास को आगे बढ़ाते हुए मैं अब किसी भी कर निर्धारण वर्ष के लिए अद्यतन विवरणी दाखिल करने की समय सीमा को मौजूदा 2 वर्ष से बढ़ाकर 4 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। I propose to reduce the compliance मैं burden छोटे धर्मार्थ न्यास संस्थानों की पंजीकरण की अवधि को बढ़ाकर 5 वर्ष से 10 वर्ष करके ऐसी संस्थाओं के अनुपालन संबंधी बोझ को कम करने का प्रस्ताव करती हूँ। यह भी प्रस्ताव किया जाता है कि धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा अपूर्ण आवेदनों को दाखिल किए जाने जैसी छोटी चूक के अत्यधिक गंभीर परिणाम न हों। वर्तमान में करदाता कतिपय शर्तों को पूरा करके ही अपने स्वामित्व वाली संपत्तियों के लिए शून्य वार्षिक मूल्य का दावा कर सकते हैं। करदाताओं को हो रही कठिनाइयों को देखते हुए बिना शर्त के ऐसी 2 संपत्तियों के लाभ की अनुमति प्रदान करने का प्रस्ताव किया जाता है। मैं अंतरण मूल्य की प्रक्रिया को कारगर बनाने और वार्षिक जांच का एक विकल्प मुहैया कराने हेतु 3 वर्षों की ब्लॉक अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के मामलों में आर्म्स लेंथ मूल्य निर्धारण करने हेतु एक योजना शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं। यह योजना सर्वोत्तम वैश्विक पद्धतियों के अनुरूप होगी। अंतर्राष्ट्रीय कराधान में विवादों को कम करने और निश्चितता को बनाए रखने की दृष्टि से सेफ हार्बर नियमों के दायरे को विस्तार किया जा रहा है। वर्तमान में अनेक वरिष्ठ और अति वरिष्ठ नागरिकों के पास बहुत पुराने एनएसएस खाते हैं। चूंकि ऐसे खातों पर अब कोई ब्याज देय नहीं है, अतः मैं 29 अगस्त 2024 को या उसके पश्चात व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय बचत स्कीम को किए गए आहरण पर छूट प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूं। मैं एनपीएस वात्सल्य खातों के लिए भी ऐसी ही व्यवस्था का प्रस्ताव करती हूं, जैसे कि समग्र सीमाओं के अध्ययन सामान्य एनपीएस खातों के लिए उपलब्ध है। जुलाई 2024 में मेरे भाषण में मैंने वचन दिया था कि अपीलीय आदेशों को प्रभावी करने सहित सभी प्रक्रियाओं को अगले 2 वर्षों में डिजिटलाइज करते हुए इन्हें कागज रहित कर दिया जाएगा। मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि डिजिटलीकरण को क्रियाशील किया जा रहा है। जुलाई 2024 में हम अपील में लंबित आयकर विवादों के समाधान के लिए विवाद से विश्वास स्कीम लेकर आए थे। इस स्कीम को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली और लगभग 33,000 करदाताओं ने अपने विवादों के समाधान के लिए इस स्कीम का लाभ उठाने का प्रस्ताव किया है। निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए मेरे पास कुछ प्रस्ताव हैं। उन अनिवासियों के लिए प्रकल्पित कराधान व्यवस्था का प्रस्ताव किया जाता है जो ऐसे निवासी कंपनियों को सेवाएं प्रदान करते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण सुविधा स्थापित या संचालित करती हैं। इसके अलावा मैं उन अनिवासियों की कर निश्चितता के लिए एक सेफ हार्बर शुरू करने का प्रस्ताव करती हूं जो निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिकी विनिर्माण इकाइयों को आपूर्ति के लिए घटकों का भंडारण करते हैं।
वर्तमान में टन भार कर स्कीम केवल समुद्र में जाने वाले जहाजों के लिए उपलब्ध है। देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के लिए मौजूदा टन भार कर स्कीम के लाभों को भारतीय जलयान अधिनियम 2021 के अंतर्गत पंजीकृत अंतर्देशीय जलयानों के लिए भी विस्तारित करने का प्रस्ताव किया जाता है। हम भारतीय स्टार्टअप को सहायता जारी रख रहे हैं। मैं 5 वर्षों तक निगमन की अवधि का विस्तार करने का प्रस्ताव करती हूं, ताकि स्टार्टअप को उपलब्ध लाभों को 1/4/2030 से पहले निगमित होने वाले स्टार्टअप को प्रदान किया जा सके। IFSC में अतिरिक्त कार्यकलापों को आकर्षित और प्रोत्साहित करने के लिए मैं अन्य बातों के साथ साथ IFSC में स्थापित जलयान लीजिंग इकाइयों, बीमा कार्यालयों, वैश्विक कंपनियों के ट्रेजरी केंद्रों के लिए विशिष्ट लाभों का प्रस्ताव कर रही हूं। इसके अलावा IFSC में प्रारंभ करने की निर्णायक तारीख को भी लाभ का दावा करने के लिए 5 वर्षों तक बढ़ाकर 31/3/2030 तक कर दिया गया है। श्रेणी 1 और श्रेणी 2 AIF अवसंरचना और ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में निवेश कर रही है। मैं इन निकायों को प्रतिभूतियों से होने वाले लाभों पर कराधान की निश्चितता प्रदान करने का प्रस्ताव करती हूँ। सॉवरेन धन निधियों और पेंशन निधियों द्वारा अवसंरचना के क्षेत्र में वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए मैं निवेश की तारीख को 5 वर्ष से बढ़ाकर 31 मार्च 2030 तक बढ़ाने का प्रस्ताव करती हूँ। मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए वैयक्तिक आयकर सुधार। विकसित भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया, 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की औसत आय पर कोई आयकर देय नहीं होगा। अतः 1 लाख अर्थात विशिष्ट आय दर जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर नए व्यवस्था में यह जो लिमिट है वो 12.75 लाख की होगी वेतनभोगी करदाताओं के लिए, जो कि वर्तमान में 75,000 की मानक कटौती के कारण है। ये महत्वपूर्ण घोषणा है बजट की। 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। बजट में ये एक महत्वपूर्ण घोषणा, 12 लाख तक इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। और क्या प्रोविजन है सुनिए। और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उनके पास अधिक धनराशि उपलब्ध होगी। मैं नई कर व्यवस्था में निम्नानुसार कर दर संरचना को संशोधित करने का प्रस्ताव करती हूँ। 0 से 4 लाख रुपए 0, 4 से 8 लाख रुपए 5%, 8 से 12 लाख रुपए 10%, 10 से 12 लाख रुपए 15%, 16 से 20 लाख रुपए 20%, 20 से 24 लाख रुपए 25%, 24 लाख रुपए से अधिक 30%।
12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन स्लैब, मैं फिर से पढ़ती हूँ, 12 लाख तक की आय वाले करदाताओं के लिए विशिष्ट आय दर को छोड़कर, जैसे कैपिटल गेन, जो स्लैब दर में कटौती के कारण होने वाले लाभ के अलावा कर में छूट इस ढंग से प्रदान की जा रही है कि उनके द्वारा कर का कोई भुगतान नहीं किया जाएगा। आय के विभिन्न दरों में स्लैब दर संबंधी परिवर्तनों और छूट के कुल कर लाभ को उदाहरणों के साथ दर्शाया जा सकता है। नई कर व्यवस्था में 12 लाख की आय वाले करदाता को कर में 80,000 रुपए का लाभ होगा, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार उसके देय कर का 100% होगा। 18 लाख रुपए की आय वाले व्यक्ति को कर में, जो कि 18 लाख की आय प्राप्त कर रहा है, उसको 70,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार देय कर का 30% होगा, का लाभ होगा। जो 25 लाख की आय वाले व्यक्ति को 1,10,000 रुपए, जो कि पुरानी कर दरों के अनुसार 25% का होगा, का लाभ होगा। मेरे कर प्रस्तावों के प्रस्ताव अनुलग्नक में दिए गए हैं। इन प्रस्तावों के परिणाम स्वरूप प्रत्यक्ष करों में लगभग 1 लाख करोड़ और प्रत्यक्ष कर में और अप्रत्यक्ष करों में लगभग 2600 करोड़ का परित्याग होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही मैं इस बजट को सदन के सम्मुख रखती हूँ। जय हिंद। आइटम नंबर 2, श्रीमती निर्मला सीतारमण। सर, आपकी अनुमति से मैं निम्नलिखित सदन बजट के सत्र हाउस के पदन पर रखती हूँ। बजट प्रबंधन अधिनियम 2030 का फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटजी स्टेटमेंट और मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। आइटम नंबर 3, सीतारमण जी महोदय, मैं आपकी अनुमति से मैं यह प्रस्ताव करती हूं कि वित्त विधेयक 2025 को सदन के सम्मुख लाया जाए। पुनर्स्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। हाँ वालों के पक्ष में अनुमति प्रदान की जाती है। माननीय मंत्री जी, विधेयक को पुनर्स्थापित करें। मैं विधेयक पुनर्स्थापित करती हूँ। सभा की कार्रवाई सोमवार दिनांक 3 फरवरी 2025 को प्राप्त 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।